बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दूसरे दिन भी आकाश से पानी इस तरह बरस रहा था मानो कोई विशाल झरना धरती पर उड़ेल रहा हो। वीराज अपने आधुनिक बंगले के आरामदायक लाउंज में अकेला बैठा था। एक बड़ी सी एलईडी पर एक सनसनीखेज हॉलीवुड थ्रिलर देख रहा था। घर में उस वक्त उसके सिवा कोई और मौजूद नहीं था। बीती रात उसकी बड़ी बुआ की डिलीवरी थी और उसके माता पिता को तुरंत 5 घंटे का सफर तय करके शिमला जाना पड़ा था। योजना तो यह थी कि वे सुबह तक लौट आएंगे, लेकिन मौसम ने सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। मौसम विज्ञानियों ने चेतावनी दी थी कि तूफानी बारिश की वजह से यात्रा करना खतरनाक हो सकता है। इसलिए रात को पिता का फोन आया कि जब तक मौसम साफ नहीं होता वे वापस नहीं आ सकते। वीराज को इस बात की खास चिंता नहीं थी। एक ओर वह अपने माता पिता की सुरक्षा के लिए चिंतित था, लेकिन दूसरी ओर उसे अकेलेपन से कभी परेशानी नहीं हुई। वह अपनी फिल्म के उत्साह में डूबा हुआ था कि अचानक एक जोरदार झटके के साथ घर की बिजली गुल हो गई। एलईडी बंद हो गई और पूरा घर गहरे अंधेरे में डूब गया। बाहर बिजली की कड़कती आवाजें और बारिश का शोर कानों में गूंज रहा था। वीराज ने झुंझलाकर अपना फोन उठाया और टॉर्च ऑन की, लेकिन हैरानी की बात थी कि फोन की बैटरी केवल 2% दिखा रही थी, जबकि उसने 1 घंटे पहले ही इसे पूरी तरह चार्ज किया था। ये क्या मजाक है? वह बड़बड़ाया और गुस्से से फोन को सोफे पर फेंक दिया। उसे अब जनरेटर चलाना था, लेकिन इसके लिए रोशनी की जरूरत थी। वह उठा और रसोई की ओर बढ़ा। वहां से एक पुरानी मोमबत्ती निकाली, उसे जलाया और उसकी मध्यम रोशनी में जनरेटर की ओर जाने लगा। अचानक डोरबेल की आवाज गूंजी। विराज चौंक पड़ा। रात के 11:30 बज रहे थे। उसके घर के आसपास का इलाका काफी शांत था और ऐसी तूफानी रात में कोई उसके दरवाजे पर कैसे आ सकता था। माता पिता से रात को ही बात हुई थी और किसी दोस्त ने आने की सूचना नहीं दी थी। नौकर भी भारी बारिश की वजह से अपने घरों को चले गए थे। मोमबत्ती की हल्की रोशनी हाथ में थामे वह दरवाजे की ओर बढ़ा। बाहर बारिश इतनी तेज थी कि एक पल में इंसान सिर से पांव तक भीग जाता। उसने एक हाथ से छाता खोला और दूसरे हाथ से मोमबत्ती को हवा से बचाते हुए आगे बढ़ा। ये कौन बदमाश है जो इस वक्त आ टपका? वह झुंझलाकर बोला। दरवाजा खोलते ही वह गुस्से से आने वाले को घूरना चाहता था, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी, जिसकी सुंदरता उस अंधेरी रात में भी चांदनी की तरह चमक रही थी। मोमबत्ती की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो वह और भी आकर्षक लग रही थी। बारिश में भीगने की वजह से उसके बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे, लेकिन उसका सौंदर्य इतना मनमोहक था कि वीराज एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। क्या आप सुन रहे हैं? लड़की ने झुंझलाते हुए कहा और वीराज एकदम होश में आया। लड़की ने बारिश से बचने के लिए अपना दुपट्टा सिर पर डाल रखा था। उसने पूछा, क्या ये प्रोफेसर महेश तिवारी का घर है? हाँ, यह उनका ही घर है। लेकिन आप कौन हैं और इस वक्त इस बारिश में? वीराज ने हैरानी से पूछा। लड़की ने कुछ नाराजगी से उसे देखा और बोली, इतनी रात गए इस बारिश में, क्या आप मुझे यूं ही खड़ा रखेंगे? कम से कम छाता तो साझा कर लें या प्रोफेसर तिवारी को बुला दें। वीराज शर्मिंदा हुआ। वह हकलाते हुए बोला, दरअसल 1 मिनट। फिर उसने छाता एक तरफ रखा और लड़की को अंदर आने का इशारा किया। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ अंदर से कह रहा था कि इस अजनबी लड़की को घर में नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन उसका सौंदर्य उसे सब कुछ भुला रहा था। मैं प्रोफेसर तिवारी का बेटा हूँ, वीराज। अंदर लाते हुए उसने परिचय दिया। लड़की ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं प्रोफेसर तिवारी की शिष्या हूँ। मेरा नाम प्रिया है। मेरा घर यहाँ से कुछ दूर, लगभग 40 मिनट की दूरी पर है। मैं घर जा रही थी कि मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। बारिश की वजह से कोई मदद भी नहीं मिल रही थी, तो मैं यहाँ चली आई। प्रोफेसर तिवारी कहाँ हैं? प्रिया ने ठंड से कांपते हुए पूछा, अपने हाथों को बाजुओं पर रगड़ते हुए। वह मम्मी पापा शिमला गए हैं, शायद कल लौटें, अगर ये बारिश रुकी तो। विराज के बताने पर प्रिया के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। ओह, तो अब मैं क्या करूं? शायद मुझे गाड़ी में ही रात बितानी पड़ेगी, प्रिया ने चिंतित होकर कहा। विराज ने एक बार उसे सिर से पांव तक देखा। वह सोच में पड़ गया कि उसे घर में रुकने की पेशकश करे या नहीं। अचानक बिजली की जोरदार कड़क से प्रिया डर के चीख पड़ी। विराज ने हैरानी से उसे देखा। सॉरी, मुझे बिजली की आवाज से बहुत डर लगता है, प्रिया ने शर्मिंदगी से कहा। विराज ने फैसला किया कि वह उसे अंदर बुलाएगा। अगर उसके पिता होते तो वे कभी इस लड़की को इस हाल में वापस नहीं जाने देते, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी।
वह अनमने ढंग से बोला, आप अंदर आ जाइए, यहाँ रुकना ज्यादा सुरक्षित होगा। प्रिया ने बाहर की ओर देखा, जहां बारिश और हवा का जोर बढ़ता जा रहा था। उसने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाते हुए अंदर की ओर बढ़ गई। शायद उसे भी बाहर रुकने से ज्यादा अंदर सुरक्षित लग रहा था। वीराज उसके पीछे अंदर जाने लगा, लेकिन अचानक रुक गया। उसने देखा कि आसपास के सभी घरों में बिजली थी, लेकिन उसके घर में अभी भी अंधेरा था। यह अजीब बात थी। उसने इस बेचैनी को झटका और प्रिया के पीछे अंदर चला गया। आप यहाँ बैठिए, मैं जनरेटर चलाकर आता हूँ, वीराज ने प्रिया से कहा और जनरेटर की ओर बढ़ा। उसने छाता बंद किया, एक तरफ रखा और जनरेटर चलाने की कोशिश की। कई कोशिशों के बाद आखिरकार जनरेटर चल पड़ा। वह मुड़ने लगा कि अचानक डर के पीछे हट गया। प्रिया उसके ठीक पीछे खड़ी थी। माफ कीजिए, प्रिया ने शर्मिंदगी से कहा, मैं बाहर अकेले डर रही थी। वीराज ने गहरी सांस ली और उसे अंदर ले आया। अब घर में रोशनी वापस आ चुकी थी। वीराज गुस्से से अपना फोन सोफे पर फेंककर वापस बैठ गया। उसकी परेशानी और झुंझलाहट उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। प्रिया ने सहानुभूति से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या हुआ वीराज? आप इतने परेशान क्यों हैं? वीराज ने सिर झटकते हुए कहा, कुछ नहीं, बस आज सब कुछ अजीब हो रहा है। पहले घर की बिजली गई, जबकि आसपास के सारे घरों में रोशनी है। फिर मेरा फोन, जो कुछ देर पहले फुल चार्ज था, अब बंद पड़ा है। चार्जर लगाया तो सिग्नल तो दिख रहा है, लेकिन फोन ऑन नहीं हो रहा। वह परेशानी से बोलता जा रहा था, लेकिन प्रिया के चेहरे पर छिपी एक रहस्यमयी मुस्कान को नहीं देख सका। अगर वह इसे देख लेता तो शायद ठिठक जाता। प्रिया ने मासूमियत से कहा, मेरी मौजूदगी भी तो काफी अजीब है ना? उसकी आवाज में एक शरारती लहजा था, जो वीराज को अपनी ओर खींच रहा था। वीराज ने पहले हैरानी से उसे देखा, फिर हल्का सा हंस पड़ा। हाँ, लेकिन यह अजीबोगरीब घटनाओं में एक सुखद मोड़ है, उसने अपने आकर्षक अंदाज में कहा, और प्रिया भी हंस पड़ी। वीराज ने अपने पिता की शिष्या होने की वजह से प्रिया के साथ एक दूरी बनाए रखने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी मुस्कान और बातों ने उस दूरी को पिघला दिया। उसके मन में एक अजीब सी आकर्षण की भावना बढ़ रही थी, जो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति का भी परिणाम थी। वह हमेशा से आकर्षक लड़कियों को अपनी बातों के जाल में फंसाने का माहिर रहा था। कुछ देर की बातचीत के बाद वीराज ने माहौल हल्का करने के लिए एक हॉलीवुड एक्शन फिल्म लगा दी। प्रिया फिल्म में मगन हो गई और वीराज ने मौका देखकर कहा, मैं कॉफी बनाता हूँ, आपके लिए भी बना दूं?" प्रिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वीराज रसोई में चला गया और कॉफी बनाने लगा। खिड़की से उसकी नज़र प्रिया पर पड़ी, जो सोफे पर बैठी फिल्म देख रही थी। उसके बाल अभी भी बारिश से हल्के गीले थे और उसकी मासूम मुस्कान वीराज के दिल को बेचैन कर रही थी। उसने सोचा कि उसने जीवन में ऐसी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी। वह उसे टकटकी बांधे देखता रहा, जबकि प्रिया के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान खेल रही थी। वह जानती थी कि वीराज उसे घूर रहा है, लेकिन उसने अनजान बनने का फैसला किया। वीराज ने 2 कपों में कॉफी डाली। हर कप एक अलग रंग का था। वह एक पल के लिए रुका। उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी। उसने अपने विचारों को झटका और कॉफी के कप उठाकर लाउंज में वापस आया। उसने एक कप प्रिया के सामने रखा और दूसरा खुद उठा लिया। वह लगातार प्रिया के कप की ओर देख रहा था। जब प्रिया ने कप उठाकर होंठों से लगाया, तो वीराज के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि की लहर दौड़ गई। वह इंतजार कर रहा था कि प्रिया कॉफी की तारीफ करे, क्योंकि वह अपनी कॉफी बनाने की कला पर बहुत नाज करता था। प्रिया मुस्कुराते हुए कॉफी पी रही थी और साथ ही वीराज से हल्की फुल्की बातें कर रही थी। ठंड के मौसम में गर्म कॉफी और अच्छी कंपनी उसे भा रही थी। वीराज भी उसकी बातों का जवाब देता रहा, लेकिन अचानक उसे अजीब सी नींद की खुमारी छाने लगी। उसने अपनी आंखें झटकने की कोशिश की, लेकिन नींद की खुमारी बढ़ती जा रही थी। उसका सिर भारी होता जा रहा था और आंखें बंद हो रही थीं। प्रिया ने चिंता से उसे हिलाया और पूछा, वीराज, आप ठीक हैं? लेकिन वीराज होश से बेगाना होता जा रहा था। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह सोफे पर ढह गया। रात उसी तरह नींद की गहरी खाइयों में गुजर गई। तबाही का सच, जब सुबह वीराज की आंख खुली तो वह सोफे पर लेटा हुआ था। उसने छत की ओर देखा और धीरे धीरे अपने दिमाग पर जोर डाला कि रात क्या हुआ था। अचानक प्रिया का ख्याल आया और वह झटके से उठ बैठा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर घर पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
पूरा घर तहस नहस हो चुका था। फर्नीचर उलटा पड़ा था, शीशे टूटे हुए थे और सामान बिखरा पड़ा था। वह हैरान और परेशान उठा और अपनी हालत देखकर और भी दंग रह गया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह अनुचित हालत में था। प्रिया, वह जोर से चिल्लाता हुआ घर में इधर उधर भागा, लेकिन प्रिया कहीं नहीं थी। उसने घर का जायजा लिया तो पता चला कि घर से सारे गहने, नकदी और कीमती सामान गायब था। वह सदमे से सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। अचानक उसके फोन की घंटी बजी। उसने हैरानी से टेबल पर पड़ा फोन देखा, जो रात को बंद था और चार्ज नहीं हो रहा था। अब वह पूरी तरह चार्ज था। फोन उठाते ही उसने देखा कि उसके दोस्तों और परिवार वालों के दर्जनों मैसेज और मिस्ड कॉल थे। मन में एक अजीब सी घबराहट उठी कि कहीं उसके माता पिता को कुछ न हो गया हो। उसने फौरन अपने पिता को कॉल बैक किया, लेकिन जो कुछ उसे सुनने को मिला, उससे उसकी सांसें रुक गईं। कांपते हाथों से उसने व्हाट्सएप खोला और अपने दोस्त की भेजी हुई एक वीडियो देखी। उसने फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स और स्टेटस चेक किए तो उसकी दुनिया उलट गई। उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। गुस्से से उसने फोन दीवार पर दे मारा और जोर से चीखा। वह प्रिया को कोस रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। अचानक उसकी नजर टेबल पर पड़ी, जहां प्रिया वाले कॉफी के कप के नीचे एक कागज रखा था। उसने कागज उठाया और उस पर लिखी तहरीर पढ़ी। वे कुछ पंक्तियां उसके जीवन का सबसे बड़ा झटका थीं। वह बार बार उसे पढ़ता गया और डर से उसकी नजरें घर में घूमने लगीं। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और दिमाग में जैसे धमाके हो रहे थे। उसने कागज फाड़कर फेंक दिया और सोफे पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह सिसकियों के साथ अपनी बर्बादी पर मातम कर रहा था। उसके दिमाग में 6 महीने पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई थी, जिसका नाम कर्णिका था। वीराज अपनी यूनिवर्सिटी के दिनों से ही लड़कियों के मामले में बदनाम रहा था। उसकी सुंदरता और बातों का जादू हर लड़की को अपनी ओर खींच लेता था। वह हर सुंदर लड़की को अपनी बातों के जाल में फंसाने का माहिर था। ग्रेजुएशन के बाद उसने दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में नौकरी शुरू की। पहले ही दिन उसकी नज़र रिसेप्शन पर बैठी कनिका पर पड़ी। वह साधारण सा सलवार सूट पहने, हल्के से दुपट्टे के साथ बेहद मासूम और आकर्षक लग रही थी। वीराज हैरान था कि इतनी कम उम्र की लड़की यहाँ नौकरी कैसे कर रही है। उसे लगा कि वह शायद 18 साल से ज्यादा की नहीं होगी। समय बीतने के साथ उसने कनिका से बातचीत शुरू की। वह अक्सर उससे ऑफिस में नमस्ते कर लेता। कनिका अपनी दुनिया में मग्न रहती थी, साधारण और शर्मीली सी लड़की। उसके एक सहकर्मी ने बताया कि कनिका इंटरमीडिएट की छात्रा है, लेकिन घर के खराब हालात की वजह से वह अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए नौकरी कर रही है। यह सुनकर विराज के मन में कनिका के लिए सहानुभूति जागी और उसके शुरुआती गलत इरादे बदल गए। वह उसे वास्तव में पसंद करने लगा था। लेकिन एक बात उसे अजीब लगती थी। कनिका अक्सर रिसेप्शन पर अकेले बैठकर खुद से मुस्कुराती रहती, जैसे कोई राज उसके दिल में छिपा हो। कभी कभी वह खुद से बातें भी करती, जो विराज को अजीब लेकिन दिलचस्प लगता था। दिल्ली की एक व्यस्त कंपनी में विराज की नौकरी शुरू हुए अभी कुछ महीने ही हुए थे। ऑफिस में कनिका की मौजूदगी हर किसी के लिए एक पहेली थी। कुछ लोग उसे आधी पागल कहकर हंसते, क्योंकि वह अक्सर अपनी जगह पर बैठकर खुद से मुस्कुराती या हल्की सी बातें करती रहती। विराज को भी शुरुआत में उसकी यह आदत अजीब लगी, लेकिन उसकी मासूमियत और सादगी ने उसे आकर्षित किया। एक दिन छुट्टी के समय, जब कनिका अपना सामान समेट रही थी, वह फिर खुद से मुस्कुराते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी। विराज ने पास जाते ही देखा कि उसे देखते ही कनिका एकदम चुप हो गई। किससे बात कर रही थी? विराज ने हैरानी से पूछा। कनिका ने एक पल के लिए अपने पास की ओर देखा, जैसे वहां कोई मौजूद हो, फिर जल्दी से नजरें हटाते हुए बोली, किसी से नहीं। विराज को उसकी हरकत पर शक हुआ। उसने सहानुभूति से कहा, कनिका, तुम यूं खुद से बातें मत किया करो। ऑफिस में सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। कनिका ने बड़ी बड़ी आंखों से विराज को देखा, फिर एक बार फिर अपने पास की ओर नजरें दौड़ाईं, जैसे वहां कोई खड़ा हो। विराज झुंझला उठा। तुम वहां क्या देख रही हो? वहां तो कोई नहीं है। कनिका ने फौरन ना में सिर हिलाया और उदासी से बोली, दरअसल मेरी कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए खुद से बातें करके दिल बहला लेती हूँ। उसकी बात सुनकर विराज का दिल पसीज गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है तो मुझसे बात किया करो, मेरी दोस्त बन जाओ।
कणिका के चेहरे पर उलझन के भाव उभरे। वह एक शरीफ परिवार से थी, जहां लड़कों से दोस्ती की बात भी नहीं की जाती थी। लेकिन विराज की बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी, जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। विराज ने उसकी हिचकिचाहट देखकर उसे सोचने का समय दिया और चला गया। लेकिन उस दिन के बाद विराज का मन कणिका में उलझ कर रह गया। दूसरी ओर कणिका भी परेशान थी। वह विराज को पसंद तो करती थी, लेकिन उसकी शर्मीली प्रकृति और घर की परंपराएं उसे रोक रही थीं। आखिरकार उसने सोचा कि दोस्ती में कोई हर्ज नहीं, और अगले दिन जब विराज ने उससे फिर पूछा तो उसने खुशी से हामी भर दी। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। ऑफिस में दोनों एक साथ लंच करते और छुट्टी के बाद फोन पर घंटों बातें करते। कणिका, जो पहले अपनी दुनिया में मग्न रहती थी, अब विराज के साथ हंसी मजाक में मशगूल रहने लगी। उसकी मासूम मोहब्बत ने उसे विराज के रंग में रंग दिया था। वह उसकी बातों, उसकी मुस्कान और उसकी तवज्जो की आदी हो गई थी। लेकिन विराज की प्रकृति वही थी जो यूनिवर्सिटी के दिनों से चली आ रही थी। वह हर सुंदर लड़की को अपनी बातों के जाल में फंसाने का माहिर था। जब उसे अंदाजा हुआ कि कणिका उसकी मोहब्बत में फंस चुकी है, तो उसने बिना वक्त गंवाए अपने जज्बातों का इजहार कर दिया। कणिका ने, जैसी की उम्मीद थी, उसे स्वीकार कर लिया। उनकी बातें अब मोहब्बत से आगे बढ़ने लगी थीं। कणिका कम उम्र की थी, भावुक और मासूम। इस उम्र में लड़कियां अक्सर मोहब्बत के जोश में गलत फैसले कर बैठती हैं। कणिका भी उसी राह पर चल पड़ी। वह विराज की हर बात पर अंधा भरोसा करने लगी। विराज की छोटी सी नाराजगी उसे पागल कर देती थी। वह उससे हर वक्त जुड़ी रहना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर विराज उसे छोड़ गया तो वह जीवित नहीं रहेगी। विराज की इच्छाएं भी बढ़ती जा रही थीं। पहले फोन कॉल्स, फिर वीडियो कॉल्स और फिर तस्वीरें। कणिका, जो उसकी मोहब्बत में फंसी थी, उसकी हर बात मानने लगी। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? विराज का यह वाक्य कणिका के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। वह इस भरोसे को साबित करने के लिए अपने घर की मर्यादाओं और मूल्यों को भूल गई। एक दिन विराज के घर पर उसके माता पिता मौजूद नहीं थे। उसने दोस्तों के साथ एक छोटी सी पार्टी रखी थी। संगीत जोरों पर था और विराज का एक दोस्त उसका फोन इस्तेमाल कर रहा था। उसे संयोग से विराज के फोन का पासवर्ड पता था। वह मजाक मजाक में फोन की गैलरी खोलकर तस्वीरें देखने लगा। जब उसने एक निजी फोल्डर खोला तो कणिका की कुछ निजी तस्वीरें देखकर उसके होंठों पर शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने न सिर्फ वे तस्वीरें अपने फोन में ट्रांसफर कीं, बल्कि कणिका का नंबर भी ले लिया। उसे यह अंदाजा नहीं था कि विराज कणिका के बारे में गंभीर था, क्योंकि विराज के अतीत में ऐसी कई लड़कियों के किस्से थे। उस दोस्त ने कणिका से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कणिका ने उसकी कड़ी बेइज्जती की। गुस्से में आकर उसने कणिका की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दीं। जब विराज ने ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखीं, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने फोन से वे तस्वीरें डिलीट कर दी थीं, लेकिन अब वे हर जगह फैल चुकी थीं। कणिका के फोन से लगातार दुखी मैसेज और कॉल्स आ रहे थे। विराज जानता था कि कणिका एक शरीफ परिवार से है और उसने उस पर अंधा भरोसा करके ये तस्वीरें दी थीं। लेकिन इसके बावजूद जब कणिका की जिंदगी बर्बाद हो गई, तो विराज ने उसका साथ देने के बजाय उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और अपना नंबर भी बदल लिया। उस दोस्त से उसकी कड़ी लड़ाई हुई और उसने उससे दोस्ती तोड़ दी। लेकिन कणिका की जिंदगी तबाह हो चुकी थी। अब उस तूफानी रात के बाद, जब विराज के घर से सब कुछ लूट लिया गया था और उसकी अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थीं, उसे वह कागज याद आया जो प्रिया ने छोड़ा था। उस पर लिखा था, कणिका का बदला पूरा हुआ। यह वाक्य उसके दिल में खंजर की तरह चुभ रहा था। क्या प्रिया कणिका की कोई रिश्तेदार थी या कोई दोस्त? उसका दिल दुख, गुस्से और पछतावे से फट रहा था। आज उसकी इज्जत का जनाजा निकल चुका था। उसे लग रहा था कि उसके परिवार वाले, दोस्त और न जाने कौन कौन उसे ताने मार रहा होगा। विराज ने घर छोड़ दिया और एक होटल में जाकर रहने लगा। उसने अपना फोन बंद कर दिया, क्योंकि वह किसी से मुंह दिखाने के काबिल नहीं था। लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह कणिका को ढूंढना चाहता था। वह उससे माफी मांगना चाहता था, अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता था। कई दिन की खोज के बाद उसे कणिका का घर पता चला, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कणिका की बेइज्जती में कई किस्से सुना दिए, जो सुनकर विराज को लगा कि ये गालियां दरअसल उसके लिए हैं। फिर पड़ोसियों ने जो बताया, वह सुनकर विराज की रूह कांप उठी।
कणिका के किस्से के अगले दिन उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा और वे चल बसे। वे एक नेक इंसान थे जो स्थानीय मंदिर के पुजारी थे। कणिका की मां सदमे से आधी पागल हो गई थी। कणिका के मामा उसे और उसकी मां को अपने साथ ले गए थे, लेकिन कणिका की हालत इतनी खराब हो गई कि वह रोते रोते आधी पागल हो गई थी। आखिरकार उसे एक मानसिक रोग अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि कणिका बार बार खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी और अब कोई नहीं जानता कि वह जिंदा भी है या नहीं। यह सब सुनकर विराज के पैर लड़खड़ा गए। उसकी एक गलती ने कणिका की पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी। उसे अपनी हर बात याद आ रही थी, तस्वीरें मांगना, उन्हें फोन में रखना और फिर कणिका को उसकी सबसे बड़ी जरूरत के वक्त अकेला छोड़ देना। उसने अस्पताल के बारे में पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। विराज की उम्मीदें टूट चुकी थीं। उसने अब फैसला कर लिया था कि वह अपने घर वापस जाएगा और जो कुछ कणिका ने सहा वह भी सहेगा। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसकी हैरानी की कोई सीमा न रही। उसकी मां ने उसे देखते ही एक जोरदार थप्पड़ मारा। वह सिर झुकाए रो पड़ा, लेकिन उसकी मां ने उसे गले लगा लिया और रंजीदा लहजे में कहा, तुम घर छोड़कर कहाँ चले गए थे? हम सब कितने परेशान थे। तुम्हारे दोस्तों से पूछा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। माँ बाप को कोई इतनी तकलीफ देता है? विराज हैरानी से अपनी माँ को देखने लगा। वह समझा था कि वे उसकी वायरल तस्वीरों की बात करेंगी, उसे ताने देंगी, लेकिन वे तो उसके घर से गायब होने का गिला कर रही थीं। उसकी माँ ने फिर कहा, तुम्हारा फोन भी घर पर पड़ा था, तुम कहाँ थे? विराज खामोशी से अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी नजर टेबल पर पड़ी, जहां उसका फोन सही सलामत रखा था। वह अविश्वास से उसे देखने लगा। उसने खुद तो उस फोन को दीवार पर मारकर तोड़ दिया था, फिर यह कैसे सही सलामत था? उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। वह ऑन था। उसने व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया खोलकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। कोई वायरल वीडियो, कोई तस्वीरें, कोई मैसेज, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। विराज सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। उसका दिमाग घूम रहा था। आखिर उसके साथ हुआ क्या था? अगर सब कुछ सामान्य था, तो वह सब क्या था जो उसने अपनी आंखों से देखा? वे तकलीफदेह पल, वह कागज, वे वायरल वीडियोस, क्या यह सब एक सपना था? लेकिन सपना कैसे हो सकता था? उसने तो वह सब जिया था। उसके मन में केवल एक इच्छा थी, कर्णिका से माफी मांगना। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, जिसने उसे नई उम्मीद दी। क्या पता कणिका अस्पताल के बहाने कहीं छिप गई हो? क्या वह उससे बदला लेने आई थी? अगर ऐसा है, तो वह यकीनन जिंदा होगी। और वह लड़की प्रिया, जो उस तूफानी रात को घर आई थी, वह कौन थी? क्या वह कणिका की कोई रिश्तेदार थी? इस ख्याल ने विराज के दिल को हल्का सा सुकून दिया। अगर वह प्रिया को ढूंढ लेता, तो शायद कणिका तक पहुंच जाता। लेकिन प्रिया को ढूंढना आसान नहीं था। फिर उसे याद आया कि प्रिया ने कहा था कि उसकी गाड़ी कॉलोनी के कोने में खराब हो गई थी। अगर वह सीसीटीवी फुटेज के जरिए उस गाड़ी का नंबर ढूंढ ले, तो शायद कुछ सुराग मिल जाए। उसने रिश्वत देकर मुश्किल से उस रात की कॉलोनी की सीसीटीवी फुटेज हासिल की, लेकिन जो उसने देखा, उससे उसकी रूह कांप उठी। फुटेज में कोई लड़की उसके घर के बाहर आई ही नहीं थी। उसने रात की तेज बारिश में मोमबत्ती हाथ में थामे दरवाजा खोला था और खुद से बातें कर रहा था, जैसे कोई उसके सामने खड़ा हो। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उस रात के सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। बिजली का जाना, फोन का बंद होना, प्रिया का आना, उसका बेहोश होना और फिर सुबह फोन का पूरी तरह चार्ज होना। एक सवाल उसे खाए जा रहा था, प्रिया को उसके फोन का पासवर्ड कैसे पता था? अचानक उसे एक पुरानी बात याद आई। कणिका से एक बार बातों के दौरान उसने पूछा था कि वह खुद से क्यों बातें करती है। कणिका ने हंसते हुए बताया था कि वह खुद से नहीं, बल्कि अपनी एक खास दोस्त से बातें करती है, जो हमेशा उसके साथ रहती थी। वह कोई जिन्न थी जो कणिका की रक्षा करती थी। लेकिन जब कणिका ने विराज से दोस्ती की, तो वह दोस्त नाराज होकर चली गई थी। उसने कणिका को चेतावनी दी थी कि अगर उसने विराज से दोस्ती की, तो वह उसे छोड़ देगी। कणिका ने उसकी बात नहीं मानी और वह चली गई। विराज ने उस वक्त यह सब मजाक समझा था, लेकिन अब उसे सब समझ आ रहा था। क्या प्रिया वहीं थी? डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह जमीन पर बैठकर पछतावे से रोने लगा। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। प्रिया उसे केवल उसके गुनाहों का एहसास दिलाने आई थी। टूटे कदमों से वह घर लौट आया
और अपने कमरे में बंद हो गया। नादम का एहसास उसे एक पल का चयन नहीं लेने दे रहा था। वह रोते रोते थक चुका था। तंग आकर उसने सोचा कि नींद की गोली खाकर कुछ देर के लिए सुकून हासिल कर ले। उसने साइड टेबल की दराज खोली, लेकिन वहां एक सफेद कागज पड़ा था, बिल्कुल उसी तरह जैसा प्रिया ने रखा था। उसने कांपते हाथों से कागज उठाया और पढ़ा। उस पर एक अस्पताल का पता लिखा था। डर से उसके पसीने छूट गए। वह अपने खाली कमरे को देखने लगा, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। वह फौरन उठा और घर से निकल पड़ा। 3 घंटे का सफर तय करके वह उस अस्पताल पहुंचा। जब उसे पता चला कि कणिका उसी अस्पताल में है, तो उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह रोता हुआ कणिका के कमरे के बाहर खड़ा था। जब वह अंदर गया, तो कणिका एक काली चादर में लिपटी, साकेत नजरों से छत को घूर रही थी। उसकी आहट महसूस करते ही कणिका ने अनजान नजरों से उसे देखा। उसकी हालत देखकर विराज का दिल फट गया। जब कणिका ने उसे पहचाना, तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह उठ बैठी और अविश्वास से विराज को देखने लगी। विराज जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। हाथ जोड़कर वह अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था। उसने सब कुछ बताया कि उसने कुछ नहीं किया। उसका दोस्त उसकी तस्वीरें लेकर भाग गया था, लेकिन कणिका केवल अपनी काली चादर को देख रही थी। फिर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने बताया कि 3 दिन पहले एक नर्स उसके पास आई थी। उसने एक काली चादर दी और कहा कि कोई औरत यह देकर गई है। उसने कहा था कि अगर कणिका इस चादर को 3 दिन तक पहनती रहे, तो तीसरे दिन उसे इज्जत मिलेगी। लोग उसे इज्जत की नजर से देखेंगे और कोई उसे अपनी जिंदगी में सम्मानजनक तरीके से शामिल कर लेगा। कणिका ने इस बात पर हंसी उड़ाई थी। उसके अपने रिश्तेदारों ने उससे मुंह मोड़ लिया था, तो कोई अजनबी उसे कैसे इज्जत देता। लेकिन जब उसने चादर को छुआ, तो उसकी खुशबू से वह चौंक गई। यह वही खुशबू थी जो उसकी खास दोस्त की थी, वह जिन्न जिसे उसने विराज के लिए छोड़ दिया था। इस खुशबू की वजह से कणिका ने वह चादर रोते हुए अपने शरीर पर लपेट ली थी। और आज तीसरे दिन विराज उसके सामने घुटनों पर बैठा माफी मांग रहा था। कणिका ने विराज को कभी माफ नहीं किया होता। वह उसे धिक्कार देती, लेकिन उसे पता था कि उसे यहाँ उसकी खास दोस्त ही लाई थी। इसलिए उसने विराज का हाथ थाम लिया और उसे माफ कर दिया। विराज कणिका को अपने घर ले गया। उसके माता पिता एक अजनबी लड़की को देखकर भड़क उठे, लेकिन विराज ने सारी सच्चाई उनके सामने रख दी। अपने गुनाहों का इकबाल किया। उसके माता पिता पहले तो सदमे में आ गए, लेकिन फिर उन्होंने कणिका से माफी मांगी और उसे अपनाया। कणिका और विराज एक साथ उसके मामा के घर गए, जहां कणिका की मां थी। वहां पहुंचकर कणिका हैरान रह गई। उसकी मां अब पूरी तरह स्वस्थ थी और उससे मिलने के लिए तड़प रही थी। उसके मामा ने झूठ बोला था कि कणिका कहीं चली गई थी। कणिका ने अपनी मां को गले लगाया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन उसके मन में हमेशा उस खास दोस्त का इंतजार रहा जो उसे बचाने आई थी। वह कभी वापस नहीं लौटी, लेकिन जाते जाते अपना फर्ज निभा गई थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक कहानी के साथ।